नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज 27 के बारे में। इसमें हमने वही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब मुझे अपना प्यार देने इसके लिए बहुत आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बिल्ड होता रहेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपन आज अपने क्वेश्चंस की ओर। और आज अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? नंबर 1, पिता के गुणसूत्रों से, 2, माता के गुणसूत्रों से, 3, माता पिता दोनों के गुणसूत्र से, और 4, किसी के द्वारा नहीं। तो आपको बताना है जो किसी भी बच्चे का अपन उसके लिंग निर्धारण की बात करें तो उसका लिंग निर्धारण किसके द्वारा पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, पिता के गुणसूत्रों से, यानी कि जो फादर के क्रोमोजोम्स होते हैं उनके द्वारा हम किसी भी बच्चे के लिंग निर्धारण का पता कर सकते हैं। जो मनुष्य होता है उनमें गुणसूत्र होते हैं अक्सवाई और अक्स के रूप में प्रेजेंट हो। जो मादा होती है उसमें अक्स के रूप में होते हैं, जबकि पिता के अंदर होते हैं वो अक्स वाई के रूप में होते हैं। उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवबंधित या अनकंडीशनड प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया का प्रथम दर्शन किसने किया था? आपको बताना है कि जो अनकंडीशनड प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया होती है उसका सबसे पहले दर्शन किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है पावलोव, 2 आत्रे ने, 3 पैरासेल्सस ने, और 4 मोडिनो ने। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर को जानिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 पावलोव ने, यानी कि पावलोव वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी एक अवबंधित प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसमें जो प्रतिक्रिया होगी वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने सामने प्रेजेंट होती है कि उसमें किस प्रकार की कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो उसको सबसे पहले जाना था पावलोव वैज्ञानिक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कुछ प्रकार की हृदय रोग में हृदय धड़कन बंद हो रही हो तो उसे किस से फिर से शुरू किया जा सकता है? यानी कि जब भी अगर कोई अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाती है और उनसे अपनी जो हृदय की जो धड़कन है वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसे फिर से चालू करने के लिए क्या यूज में किया जाता है? नंबर 1, कृत्रिम पेसमेकर, 2 कृत्रिम फेफड़े, 3 कृत्रिम श्वसन, और 4 हिस्टेमीन। तो बात करें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कृत्रिम पेसमेकर, यानी कि कृत्रिम पेसमेकर के द्वारा हम किसी भी हृदय धड़कन को बंद हो रही तो उसको फिर से चालू किया जा सकता है। जो ये होता है एक ऐसा यंत्र होता है जो हृदय गति को नियमित करने के काम में लिया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि आपके सामने 2 कूट दिए गए हैं, उनको एक दूसरे से सुमेलित करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नंबर 1 है अल्ट्रासोनिक ब्रेन स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन होल बॉडी स्कैन, एक्स किरणें, एब्डोमिनल स्कैन, और ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी। तो इसको अपन जाने तो अल्ट्रासोनिक होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जो एब्डोमिनल स्कैन करने के, अपनी जो बॉडी होती है उसमें जो एब्डोमिनल और एब्डोमिनल पार्ट होते हैं उनको स्कैन करने के लिए अपन अल्ट्रासोनिक टेक्निक का यूज करते हैं। बात करें पॉजिट्रॉन इमिशन की, तो पॉजिट्रॉन इमिशन की जो अपना जो ब्रेन होता है जिसको अपन कहते हैं सीटी स्कैन, जो एमआरआई कहा जाता है, तो उसके लिए पॉजिट्रॉन इमिशन के द्वारा अपन ब्रेन का स्कैन करते हैं। ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारी हो तो उनको पता लगाने के लिए ब्रेन स्कैन किया जाता है। ओके, थर्ड है एक्स किरणें। एक्स किरणों के द्वारा अपन अपनी होल बॉडी, अपनी पूरी बॉडी को स्कैन कर सकते हैं। जो एक्सरेज के रूप में अपन जगह कहीं भी अगर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो एक्सरे के माध्यम से अपन उसको पूरी बॉडी का स्कैन करके जान सकते हैं कि अपनी बॉडी में क्या कुछ प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड, नंबर 4 है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का यूज अपन एंडोस्कोपी करने में करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3, 1, 2, 4। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तने की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? नंबर 1 हाइड्रोमीटर, 2 बोलोमीटर, 3 टोनोमीटर, और 4
ऑक्जेनोमीटर। तो आपको बताना है जो स्टेम होता है, तना होता है उसका, और उसमें जो ग्रोथ हो रही है उसको अपन किस यंत्र के द्वारा उसके बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जानिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑक्जेनोमीटर। यानी कि ऑक्जेनोमीटर के द्वारा हम किसी भी पौधे के तने की वृद्धि को माप सकते हैं। बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर का यूज होता है वो द्रव्यों के अपेक्षित घनत्व को मापने में किया जाता है। यानी कि द्रव्यों के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, बात करें बोलोमीटर की, तो बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मीय विकिरणों को मापने में यूज करते हैं। यानी कि बोलोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो ऊष्मीय विकिरण होती है उनको मापने के यूज में लिया जाता है। बात करें टोनोमीटर, तो टोनोमीटर के द्वारा अपन ध्वनि की जो तारतम्यता होती है, जिसको अपन ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं, उसको मापने के लिए टोनोमीटर यंत्र का यूज करते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफीम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? नंबर 1 पेपेवर सोमनिफेरम, 2 आर्जिमोन मैक्सिकाना, 3 विथानिया सोमनिफेरम और 4 एकोनाइम नेपेलस। तो आपको बताना है जो अफीम जो एक मादक पदार्थ होता है, इनकी नशे के रूप में यूज किया जाने वाला पदार्थ है। इसके अलावा औषधि के रूप में भी इसको अपन यूज करते हैं। तो उसका ये किससे प्राप्त होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 पेपेवर सोमनिफेरम। यानी कि अफीम का जो बोटनिकल नेम होता है वो पेपेवर सोमनिफेरम होता है। बात करें जो अफीम होता है, अफीम का यूज अपन देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गुट्टी के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा औषधि के रूप में या फिर मादक पदार्थ के रूप में भी इसका यूज करते हैं। ओके, बात करें आर्जिमोन मैक्सिकाना, तो आर्जिमोन मैक्सिकाना होता है वो सत्यानाशी का बोटनिकल नेम होता है। सत्यानाशी एक औषधीय पौधा है। यानी कि हमारे शरीर में किसी प्रकार जो खाज खुजली वगैरह या कोई इन्फेक्शन वगैरह इस कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो उस कंडीशन में अपन सत्यानाशी का यूज करते हैं, जिसका बोटनिकल नेम होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना। बात करें विथानिया सोमनिफेरम, तो अश्वगंधा का बोटनिकल नेम होता है विथानिया सोमनिफेरम। ये भी एक प्रकार का औषधीय पौधा है जो विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाने में यूज किया जाता है। ओके, विथानिया सोमनिफेरम, अश्वगंधा। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा खरपतवार रबी के मौसम का नहीं है? नंबर 1 फिलेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा कहा जाता है। 2 साइप्रस रोडुंडस मोथा। नंबर 3 पे है चीनो पोडियम एल्बम, जिसको बथुआ कहा जाता है। और 4 कन्वोलोविलिस आर्वेंसिस, जिसको हिरन खुरी कहते हैं। तो आपको बताने में कौन सा ऐसा खरपतवार है जो रबी के मौसम का नहीं है। इससे पहले बेटा फ्रेंड्स अपन जानते कि खरपतवार क्या होती है। मैंने आपको बताया कि जो खरपतवार होती है वो एक ऐसे वेस्ट मटेरियल से वेस्ट पौधे होते हैं जो जहरीली प्रवृत्ति के होते हैं और हमारी जो फसल होती है फसल को नुकसान करने का कार्य करते हैं। आपने कई बार देखा होगा फसल के बीच में अनावश्यक पौधे उगाते हैं, तो वो पौधे होते हैं वो जहरीले होते हैं और वो फसल को आगे उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। उनको खरपतवार कहा जाता है। और उनको जो नष्ट करने की क्रिया है उसको कहते हैं अपन खरपतवार नाशी। तो आपको यही बताना है जो रबी की फसल होती है, रबी के मौसम की, इनमें से कौन सा ऐसा खरपतवार है जो रबी के मौसम का नहीं है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 साइप्रस रोडुंडस, यानी कि जिसको मोथा कहते हैं। ये जो साइप्रस रोडुंडस एक ऐसा खरपतवार है जो रबी के मौसम का नहीं है। इसके अलावा फिलेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा कहते हैं, चीनोपोडियम एल्बम बथुआ या कन्वोलवुलिस आरेंसिस जो हिरन खुरी कहते हैं, ये सारे रबी की फसल के खरपतवार होते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो अगर वोट की अपन बात करें तो एक अश्व शक्ति में 746 वोट होता है, लेकिन यहाँ पे फुट पाउंड में पूछा गया है। तो फर्स्ट है 33,000 फुट पाउंड, 2 13,000 फुट पाउंड, 3 3,300 फुट पाउंड और 4 1,500 फुट पाउंड, यानी कि 1,500 फुट पाउंड। तो आपको बताना है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 33,000 फुट पाउंड होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा कैंसर की दर में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको पूछा कि जो स्किन कैंसर होती है उसके बारे में पूछा कि उसमें जो धीरे धीरे बढ़ोतरी और इसका प्रमुख कारण क्या होता है। नंबर 1 खाद्य पदार्थों में मिलावट, 2 जल प्रदूषण, 3 दृश्य प्रकाश में पराबैंगनी किरणों की बढ़ोतरी और 4 उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दृश्य प्रकाश में
पराबैंगनी किरणों की बढ़ोतरी, यानी कि जो प्रकाश, जो पराबैंगनी रेज जो समझ आती है, अब वो जो हमारे से कहने पर जो आज वर्तमान में जो ओजोन परत अपक्षय हो रहा है उसकी वजह से अगर उसमें एक ऐसा होल हो गया, इसको ओजोन होल कहा जाता है, उसी जो प्रकाश की किरणें जब हमारे धरातल पे पड़ती हैं, जो ही हमारे शरीर को टच करते हैं, हमारी जो स्किन होती है, अगर वो उस पर उन पराबैंगनी किरणों की जो मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए उसको दृश्य प्रकाश के रूप में, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में जो कैंसर होता है वो त्वचा कैंसर होता है। और इसमें ऐसा होता है कि हमारी जो त्वचा होती है वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ कर देती है और धीरे धीरे ब्लैक पड़ जाती है, तो वो होती है त्वचा कैंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दृश्य प्रकाश में पराबैंगनी किरणों की बढ़ोतरी। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू बेबी रोग क्या होता है, या ब्लू बेबी रोग किसकी कमी से होता है? तो 1 है जल में मरकरी के प्रदूषण से, 2 जल में कैल्शियम की कमी से, 3 जल में नाइट्रेट की अधिकता से, और 4 वायु में नाइट्रेट की अधिकता से। तो आपको बताना है कि ब्लू बेबी रोग किसकी वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वायु में नाइट्रेट्स की अधिकता से। यानी कि जो अपनी जो एयर होती है उस वायु के अंदर अगर नाइट्रेट्स की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हमारा जो रोग होने वाला हो तो उसका नाम होता है ब्लू बेबी रोग। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? नंबर 1 रेफ्रिजरेशन, 2 ऊष्मा उत्पादन, 3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और 4 रेडियो अभिग्रहण। तो आपको बताना है जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, धारा ये 2 प्रकार की होती है। प्रत्यावर्ती धारा एक होती है दिष्ट धारा जिसको एसी और डीसी कहा जाता है, यानी कि एटॉमिक करंट और एक डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पूछा गया कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पूछा गया कि इनमें किसका कार्य नहीं होता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यानी कि जो प्लेटिंग की जो क्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की विद्युत के रूप में जो प्लेटिंग होती है उसके अंदर विद्युत प्रत्यावर्ती धारा का कोई भी यूज नहीं होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बार किसका मात्रक है? नंबर 1 सुपरसोनिक जेट यान की गति का, 2 वायुमंडलीय ताप का, 3 वायुमंडलीय दाब का, और नंबर 4 शराब के आयतन का। तो आपको बताना जो बार होता है वो किसका मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 3 वायुमंडलीय दाब का। इसको पास्कल में इसका मात्रक कहते हैं, तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की स्थिति पर क्या इफेक्ट होगा? नंबर 1 की चाल समान होगी, वेग समान होगा, ये 3 त्वरण समान होगा, और 4 उनके ऊपर बल बराबर होगा। तो आपको बताया जो निर्वात में कोई भी वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक से गति कर रही है तो उसके पिंडों पर क्या इफेक्ट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका त्वरण समान रहेगा। कि जब भी कोई भी वस्तु है अगर वो निर्वात में एक स्वतंत्र रूप से गति कर रही है तो उसमें जो सभी जो उसके जो पिंड होते हैं, उसकी जो वस्तुएं होती है, उनके ऊपर जो त्वरण का मान होगा वो हमेशा एक समान बना रहेगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता है? कि आपको बताना जो मैग्नेटिक एरिया होता है उस मैग्नेटिक एरिया में से कौन सी स्थिति है जो कभी भी विक्षेपित नहीं हो सकती है? नंबर 1 प्रोटॉन, 2 कैथोड किरणें, 3 अल्फा किरणें, और 4 न्यूट्रॉन होता है। तो आपको बताना है कि कौन सी जो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 न्यूट्रॉन। क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो एक न्यूट्रिशन कण, कहने का मतलब न्यूट्रॉन का एक न्यूट्रल कण होता है, और इसी वजह से ये क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र में अपने आप को विक्षेपित नहीं कर पाता है। ओके फ्रेंड, बट नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस के बारे में बताना है कि अगर न्यूक्लियस अगर पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखता है तो उसकी खोज किसने की थी? नंबर 1 जे थॉमसन ने, 2 रदरफोर्ड ने, 3 नील्स बोहर ने, और 4 जेम्स चैडविक ने। तो नाभिक के ऊपर जो धनावेशित होने की स्थिति है उसके बारे में सबसे पहले बताया था रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन को निर्मित करने वाले थे रदरफोर्ड। इन्होंने बताया था कि जो धनावेशित कण होते हैं वो नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनको प्रोटॉन कहा जाता है। इसके अलावा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, और नील्स बोहर ने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया था और उसके आधार पर इस नाभिक के बारे में उन्होंने डिटेल से बताया था कि इसमें किस तरह से क्या क्या क्रियाएं संपन्न होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त होती है? फ्रेंड्स ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आपको बताने की कोबोल होती है उसकी भाषा किस लिए प्रयुक्त होती है? नंबर 1 व्यावसायिक कार्य के लिए, 2 ग्राफिक कार्य के लिए, 3 विज्ञान के लिए, और 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोबोल भाषा होती है वो फ्रेंड व्यावसायिक कार्य के लिए प्रयुक्त होती है, यानी कि कोई भी अगर व्यवसाय किया जाए तो उसमें जो भाषाएं प्रयुक्त होती है कंप्यूटर के माध्यम से वो कोबोल
कहलाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडोन क्या है? नंबर 1 धातु, 2 अक्रिय गैस, 3 एक प्रकार का खनिज और 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेडोन के बारे में बताना है कि रेडोन क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक अक्रिय गैस होती है। जो रेडोन होता है, एक अक्रिय गैस होती है। और ये जो गैस होती है, ये हमारे जो आवर्त सारणी में उसमें इसको एक स्थान दिया गया है अक्रिय गैस के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है कि जो HCl होता है उसका पीएच मान कितना होता है। नंबर 1 6, नंबर 2 7, नंबर 3 9 और नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 6 इसका पीएच मान होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकृतिकृत स्प्रिट यानी कि डीनेचर्ड स्प्रिट मुख्यतः किस काम आती है? नंबर 1 अच्छे ईंधन के रूप में, 2 औषधि के रूप में, 3 वार्निश बनाने में विलायक के रूप में और 4 तेल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वार्निश बनाने में एक सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्रायोलाइट किसका अयस्क है? नंबर 1 मैग्नीशियम का, 2 एल्यूमिनियम का, 3 कॉपर का और 4 लोहा का। तो आपको बताना है जो क्रायोलाइट होता है वो किसका अयस्क होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम का। तो क्रायोलाइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बात करें अपन और इसके अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट होता है, इसके अलावा क्रायोलाइट, कोरंडम, नीलम और डायस्पोर। मैंने आपको बताया क्रायोलाइट के अलावा एक होता है बॉक्साइट, कोरंडम, नीलम और डायस्पोर। बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम को होता है एक तो मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम और एप्सम साल्ट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैग्नीशियम के, एक तो मैग्नीसाइट, डोलामाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट। कॉपर की बात करें, कॉपर के होते हैं एक तो क्यूप्राइट, एजुराइट, मेलेकाइट और कैल्कोसाइट। क्यूप्राइट, मेलेकाइट, एजुराइट और कैल्कोसाइट। बात करें लोहे की, तो लोहे का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पाइराइट। मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट और आयरन पाइराइट्स। तो ये सारे इनके अयस्क होते हैं, आपको याद रखना है फ्रेंड। एक है ना एक अयस्क आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है कि ये वीडियो किसी फैमिली मेम्बर या आपके किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें इसको शेयर कीजिए। अब इसी इतना सा होगा कि आपके फ्रेंड को कहीं ना कहीं हेल्प हो पाएगी, उसको अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स करेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है उन तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अवश्य बताएं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ में उसमें कॉन्टैक्ट से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी किसी भी क्वेश्चन के प्रति क्वेरी रहती है तो आप मुझे अवश्य बताइए। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आपको पिछले वाले जितनी वीडियो देखने तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियोज देख सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड, और आज के लिए इतना ही फ्रेंड। तो जय हिंद, जय भारत।